हूं कविता थपलियाल। सीएनबीसी आवाज की फाइनेंशियल लिटरेसी की मुहिम पहला कदम में आपका स्वागत है। पिछले कई एपिसोड्स में हमने बात की थी कमोडिटी में निवेश और ट्रेडिंग की, और उम्मीद है कि कमोडिटी निवेश से जुड़ी सभी जानकारियां आपको मिल गई होंगी। फिर भी अगर आपके जहन में कोई सवाल है तो आप हमें लिख सकते हैं सीएनबीसी आवाज के फेसबुक पेज पर या फिर हमारी वेबसाइट पहलाकदम.in पर। आप एसएमएस के जरिए भी अपना संदेश हम तक पहुंचा सकते हैं। इस एपिसोड से हम चर्चा शुरू कर रहे हैं इक्विटी यानी शेयर बाजार में निवेश की, और इक्विटी में निवेश कैसे किया जाता है और इसके क्या फायदे हो सकते हैं। आज हम इसी पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ एक्सपर्ट के तौर पर मौजूद हैं सीएनबीसी आवाज के मार्केट्स एडिटर अनिल सिंघवी। अनिल जी, हमने पहला कदम की तमाम सीरीज में वो हर पहलू अब तक डिस्कस कर लिए हैं जो कि निवेश से जुड़े हुए हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करने का, इक्विटी मार्केट में ट्रेडिंग करने का। बहुत ही बेसिक लेवल से मैं समझना चाहूंगी इक्विटी बाजार या शेयर बाजार जो हम बोलते हैं वो होता क्या है। देखिए, इक्विटी को समझना सबसे मुश्किल है और सबसे ज्यादा पैसे भी इक्विटी से ही कमाए जा सकते हैं। ये एक प्रूफ है पूरी तरह से। अगर ऐतिहासिक पुराने डेटा देखें तो जाहिर सी बात है, जब आपको ज्यादा पैसे कमाने तो ज्यादा मुश्किल काम करने होंगे, बिल्कुल रिस्क भी लेना होगा, रिस्क भी लेना होगा। अब आप ये पूछें कि अल्टीमेटली शेयर बाजार है क्या। शेयर बाजार एक ऐसी जगह है जहां कंपनियों का और इन्वेस्टर्स का मिलन होता है। ओके, ठीक है। ये एक ऐसी जगह है जहां कई सारी कंपनियां आती हैं, कंपनियों के प्रमोटर होते हैं, वो अपनी कंपनियों के शेयर लिस्ट करवाते हैं और निवेशक उन शेयरों में खरीदारी या बिक्वाली कर सकते हैं। ये एक सिंपल तरीका है शेयर बाजार को समझने का। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जो कंपनी के प्रमोटर हैं, जो कंपनियां चला रहे हैं, जो बिजनेस कर रहे हैं, उन्हें पैसे की जरूरत है। अब अगर आपको पैसा चाहिए तो पैसा उगाने के लिए आपके लिए शेयर बाजार है। वहां पर आप अपने शेयर इश्यू कीजिए, इन्वेस्टर आएंगे, वो आपकी कंपनी में पैसा लगाएंगे। अगर उन्हें लगता है कि आपका कारोबार बहुत अच्छा है, आगे चलते हुए बढ़िया रहेगा, अगर कारोबार अच्छा होगा तो शेयर के दाम बढ़ेंगे और उस लिहाज से फिर इन्वेस्टर आकर आपकी कंपनी में पैसा लगाएंगे। तो एक तरफ ऐसे लोग जिन्हें पैसे की जरूरत है कारोबार के लिए, और दूसरी तरफ ऐसे लोग जिनके पास पैसा है लेकिन उन्हें वो कारोबार या तो करना नहीं आता या फिर उन्हें टाइम, एनर्जी, वो सब नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है। तो इन दोनों तरह के लोगों का जो एक मिलन होता है वो शेयर बाजार में होता है और दोनों के गोल्स फुलफिल होते हैं। ओके, लेकिन अगर मैं निवेश की प्रक्रिया समझना चाहूं तो कैसे मैं किसी कंपनी में निवेश कर सकती हूं, कैसे उस कंपनी का हिस्सा और बहुत बड़ा हिस्सा बन सकती हूं? देखिए, एक सिंपल चीज है। मैं अगर आपसे ये पूछूं कविता कि अगर मैं आपको जितना पैसा आप चाहें उतना पैसा दे दूं, ठीक है, कुछ बिजनेस करने के लिए, अच्छा बिजनेस करने के लिए, तो आप किस तरह का बिजनेस करना पसंद करेंगे? फर्ज करें शायद जो बहुत प्रॉफिटेबल होगा, जैसे कि अगर आईटी स्पेस में देखें तो इन्फोसिस जैसा कोई करना चाहूंगी बिजनेस, या फिर अगर हम बैंकिंग स्पेस में देखें तो शायद एचडीएफसी। ठीक है, तो ये समझिए आपके पास जितना पैसा चाहिए उतना पैसा मिल गया और आपको कहें कि आप बिजनेस करिए। आपको इन्फोसिस का आईटी की तरह का बिजनेस पसंद है, हाउसिंग फाइनेंस या बैंकिंग का बिजनेस पसंद है, तो एचडीएफसी बैंक जैसे बिजनेस हो सकते हैं। लेकिन अब न तो मेरे पास इतना पैसा है कि मैं आपको उतना दे दूं न आपके पास है, तो सोल्यूशन क्या है? फिर इसका सोल्यूशन ये है कि हमारे पास जितना पैसा उसी में कोई प्लानिंग की जाए। बिल्कुल। शेयर बाजार एक ऐसी जगह है जहां पर जो बिजनेस आपको पसंद है उस बिजनेस का एक हिस्सा आप खरीद सकते हैं। जितने पैसे आपके पास है, जो बिजनेस आपको पसंद है, इससे बढ़िया क्या बात हो सकती है कि अब मुझे एचडीएफसी बैंक पसंद है, लेकिन मेरी ताकत तो है नहीं कि मैं एचडीएफसी बैंक जैसी इंस्टीट्यूशन बना लूं, ऐसा बैंक बना लूं, चलाऊं। लेकिन मेरे पास अगर 1000, 2000, 5000, 10,000 रुपए हैं तो मैं एचडीएफसी बैंक के शेयर खरीद सकता हूं। तो शेयर क्या है? शेयर बाजार जैसे हमने कहा कि दोनों ही इन्वेस्टर्स और प्रमोटर्स कंपनियों के लिए एक पैसा उगाने का और पैसा निवेश करने का माध्यम है। वहीं शेयर वो चीज है कि इन तमाम बिजनेस में जितने भी कैपिटल है उसका सबसे छोटा हिस्सा, एक शेयर, वो आप खरीद या बेच सकते हैं। तो अगर मेरे पास कम पैसे हैं तो भी मैं एचडीएफसी बैंक में एक तरह से प्रमोटर बन सकता हूं, उस बिजनेस का ओनर बन सकता हूं। ठीक है, ज्यादा पैसे हैं तो मैं ज्यादा लगा सकता हूं। तो ऐसा जरूरी नहीं। अदरवाइज अच्छा समझिए कि आपके पास लाख रुपए, 10 लाख रुपए, करोड़ रुपए, 10 करोड़ रुपए हैं, तब भी अगर आप जाकर कहें कि मुझे इन्फोसिस का प्रमोटर बनना है तो बन तो नहीं पाएंगे। बिल्कुल, राइट। लेकिन उसके बजाय दूसरा सोल्यूशन सिंपल है, भले हम प्रमोटर न बन पाए लेकिन उस बिजनेस में अपनी एक हिस्सेदारी तो रख सकते हैं। तो जो बिजनेस आपको पसंद आता है वो बिजनेस खरीदने का सिंपल तरीका है
शेयर खरीदना। और इस तरीके से आप शेयर बाजार को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। अब कई बार क्या होता है, हमें ऐसा लगता है कि ये बिजनेस तो बड़ा जबरदस्त चलने वाला है, अच्छा कारोबार है, अच्छी इसमें कमाई भी बहुत है। फॉर एग्जाम्पल सिंपल चीज बताता हूँ, जैसे पिज्जा का बिजनेस है। अब पिज्जा बनाने वाली कंपनी क्या करती है, ऐसे आप देखेंगे प्रैक्टिकली तो पिज्जा क्या है, जो हम घर में रोटी खाते हैं वो रोटी जैसा बेस है, ऊपर घी लगाते हैं वो चीज है, और ऊपर जो सब्जी है। अब आप कोई एक रोटी के ऊपर घी और सब्जी को लगाकर बेचने का बिजनेस हो, उसके लिए 500, 600, 700 रुपए देंगे क्या? शायद ना दें, लेकिन वो कंपनी ले रही है आपसे। इसका मतलब साफ है, अगर आपको लगता है कि ये पैसे ज्यादा जा रहे हैं तो आपकी जेब से तो जा रहे हैं, लेकिन इसका मतलब कंपनी कमाई कर रही है। तो ये तरीके हैं बिजनेस ढूंढने के, कि जहां आपको लगता है कि नहीं यार, अच्छा जैसे आपको पता है कि कोई कंपनियां ऐसी जो फार्मा कंपनियां हैं जो दवाएं बेचती है, अगर कोई डॉक्टर है, फार्मा इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग हैं, उन्हें पता है अगर ये इंजेक्शन या ये दवा इतनी महंगी बिक रही है तो इसकी कॉस्ट उतनी नहीं है। तो अगर आप थोड़ा भी दिमाग लगाए ना कि कौन से ऐसे बिजनेस है जहां पर कमाई जबरदस्त है, फर्ज करें कोई पेन पेंसिल बनाने वाली कंपनी, अब कितनी कॉस्ट आती है एक पेन की? हार्डली कुछ, लेकिन बिकता कितने में? तो वो अगर आप एक अंदाजा लगाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये ऐसे बिजनेस है जहाँ पर फायदा हो सकता है। यानी बिजनेस को समझना होगा, साथ ही जिस कंपनी में आपको पैसे लगाने हैं उस कंपनी के फंडामेंटल्स, उसका पास्ट परफॉर्मेंस आपको देखना होगा, आगे चल के वो कितनी क्षमता रखती है बेहतर परफॉर्मेंस की, वो भी आपको देखना होगा। और जितना पैसा आप लगाएंगे उतनी आपकी शेयर होल्डिंग होगी, उतने ही बड़े होल्डर आप बनेंगे। बिल्कुल, ये सबसे बढ़िया बात है। वो क्या कि जनरली जैसे आपने अपना बिजनेस शुरू किया, समझिए आपने कार का फ्लीट बनाया कि मैं 2, 4, 5, 10 कार रेंटल पर चलाऊंगी, ठीक है। तो आपकी रिस्क क्या है? आपकी रिस्क उन 10 कारों की या 5 कारों की जितनी आपने फ्लीट बनाई है, जब तक वो बिजनेस चल रहा है ठीक है, लॉस चल रहा है तो पूरा का पूरा आपका, कल को कोई कार में एक्सीडेंट हो जाए, कुछ भी हो जाए तो नुकसान पूरा हो जाता है। यहां पर क्या है, अगर आपको आपकी रिस्क कितनी है? आपकी रिस्क उतनी है जितना शेयर आपने खरीदा है, जितना पैसा आपने लगाया। तो मैक्सिमम रिस्क अगर आप शेयर बाजार में पैसा लगाते हैं तो उतनी ही रिस्क है जितना आपने पैसा लगाया। अब ऐसे देखा जाए तो वो भी 100% रिस्क है। बिल्कुल, राइट, कि अगर पैसे लगाए, अगर आपने 1 लाख रुपए भी किसी शेयर में लगाए और वो शेयर अगर 0 हो जाए तो 1 लाख रुपए की रिस्क है, लेकिन फिर भी आपके लिए रिस्क उतनी ही है जितने पैसे आपने लगाए। ऐसा नहीं कि बाकी अगर वो पैसे लगाने के बाद अगर कंपनी की और देनदारियां हो जाए, सपोज आपने कार का बिजनेस किया, अब आपके कार के बिजनेस में नुकसान हो गया, अगर आपने लोन लिया है तो नुकसान होने के बावजूद आपको लोन चुकाने हैं और आपकी देनदारियां हो सकती है। लेकिन जब शेयर मार्केट में आप पैसा लगाते हैं तो आपकी रिस्क कितनी है? सिर्फ उतनी जितने के आपने शेयर खरीदे हैं। ज्यादा से ज्यादा वो 0 हो सकते हैं। आपको अलग से कुछ नहीं भरना पड़ेगा। तो आपको ये पता है जब मैं पैसा लगा रहा हूँ शेयर बाजार में तो मेरा पैसा मैक्सिमम कितना खोया जा सकता है, वो उतना ही जितना मैंने पैसा लगाया। यानी जो हम कहते हैं कि आपको अपनी रिस्क एपेटाइट पता होनी चाहिए, कि आप इतना ही रिस्क ले सकते हैं, उसके मुताबिक ही आप पैसे लगाइए। बिल्कुल, और जनरली ऐसा होता नहीं कविता कि कुछ एक आप बहुत ही खराब निवेश कर डालें कुछ, या फिर कभी खुदा न खास्ता आपने जिस कंपनी में पैसा लगाया उसमें कुछ ऐसा हो जाए कि वो कंपनी बिल्कुल ही बंद होने की कगार पे आ जाए या 0 हो जाए। ऐसे भी होते हैं, ऐसा नहीं होते हैं, लेकिन 75-80% कंपनियां कभी ऐसे नहीं होती कि बंद ही हो जाएगी, 90% कंपनियां ऐसी होगी जो बंद नहीं होगी। तो ऐसे में आपके इन्वेस्टमेंट के 0 होने की संभावना कम रहती है, और 0 एक दिन में नहीं होता है ना। तो आपको पता चल जाता है कि भाई कंपनी मेरी बराबर नहीं करी, प्रॉफिट नहीं करी, शेयर का भाव नहीं बढ़ा, तो आपको पता चलता है, टाइमली आप निकल जाते हैं। और एक चीज इस पर भी निर्भर करती है कि आप कितने समय तक किसी कंपनी में इन्वेस्टेड हैं। अगर आपको शॉर्टकट लेके जल्दी पैसे कमाने हैं तो वो शायद मुमकिन हो भी सकता है, लेकिन अगर आपको लंबे समय तक रुकने का मन है तो शायद ज्यादा आपकी कमाई हो सकती है। तो कमाई का जो फंडामेंटल है वो काफी सब्जेक्टिव हो सकता है, आपके नजरिए के ऊपर डिपेंड करता है। देखिए, शेयर बाजार में एक ही सबसे बड़ी रिस्क है, रिस्क नुकसान की, और नुकसान होता है भारी उतार चढ़ाव की वजह से। राइट, उतार चढ़ाव एक तरह से जहां नुकसान देता है वहीं दूसरी तरफ मौका भी देता है। तो अगर आप निवेशक हैं और आप लॉन्ग टर्म के लिए सोचते हैं तो आपको इस उतार चढ़ाव को, इस वॉलेटिलिटी को मौके के तौर पर देखना है कि जब भी बाजार बहुत खराब हो, मूड बड़ा खराब हो, लोग सब कहें कि बेच के निकल जाइए, ये तो यहां से अभी तो शुरू हुआ है और गिरेगा, इस तरह की जब बातें आती ना, तब वो इन्वेस्टर जो लंबे समय के लिए डिटेल रहते हैं, जैसे आपने देखा 7,000 के नीचे निफ्टी आया था, ठीक है, उस समय फरवरी में सबको क्या लग रहा था कि नहीं ये तो और खराब हो जाएगा, 5,500 हो जाएगा, 6,000 हो जाएगा, 6200 हो जाएगा। तब जिन्होंने अल्टीमेटली देखी, किसी ने तो खरीदा भी था वहां पर भी, 6825 का लो जब निफ्टी ने बनाया तब भी कोई तो खरीदने वाला था ना, राइट, एक ने बेचा एक ने खरीदा।
तो ऐसे में जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं उनके लिए उतार चढ़ाव से बचने का और उसमें मौके ढूंढने का यही तरीका है। तो अनिल जी, यहाँ पर आपने रिस्क एपेटाइट की बात की है, लेकिन कमाई का अगर हम फंडा देखें तो आपकी रिस्क पर तो निर्भर करता ही है, लेकिन साथ ही उस पर भी डिपेंड करता है कि आप कितने समय तक किसी कंपनी में निवेश करके रह सकते हैं। आपका नजरिया शॉर्ट टर्म का है या लॉन्ग टर्म का है? बिल्कुल, इक्विटी मार्केट में सबसे बड़ी रिस्क यही है कि शॉर्ट टर्म में इक्विटी मार्केट बहुत उतार चढ़ाव दिखाता है, हर रोज ऊपर नीचे। ऐसा तो है नहीं कि हर रोज कंपनी की कमाई कम या ज्यादा हो जाएगी, हर रोज इकोनॉमी का मूड बदल जाएगा, लेकिन खबरों के दम पर जो बाजार में रोज उतार चढ़ाव होता है, इससे आप बच नहीं सकते। बिल्कुल। और यही सबसे ज्यादा इन्वेस्टर्स को, ट्रेडर्स को परेशान करती है, खासतौर से ट्रेडर्स को, जो छोटे समय में बड़ा मुनाफा कमाने की कोशिश में रहते हैं ना, कि रोज ऊपर नीचे हो उससे हम पैसा बना ले। लेकिन इन्वेस्टर्स के लिए इसी तरह के उतार चढ़ाव और वॉलेटिलिटी में मौके होते हैं। क्यों? क्योंकि जिस समय मूड बड़ा खराब है, बुरी खबरें आ रही है, मार्केट बड़ा गिरा हुआ है, सब लोग कहते हैं कि नहीं अभी तो और नीचे जाएगा, जा सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं जा सकता, लेकिन उसी समय आपको धीमे धीमे बाजार में जो शोर शराबा है उसके विपरीत पैसा लगाने का मौका, तब आपको अच्छा रिटर्न मिलता है। तो वॉलेटिलिटी, उतार चढ़ाव इन्वेस्टर्स के लिए फायदे की बात है। तो कमजोर ट्रेडर्स सिस्टम से बाहर हो जाते हैं, नुकसान बुक करके चले जाते हैं, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स वहां पर आ जाते हैं। तो इस उतार चढ़ाव और इस रिस्क को दूर करने का एक ही तरीका है, आप लॉन्ग टर्म के लिए कमजोर बाजार में पैसा लगाएं। और इसीलिए टाइमिंग की इंपॉर्टेंट है, किस वक्त खरीद रहे हैं उससे ज्यादा अहम यह कि कितने समय के लिए खरीद रहे हैं। तो किस समय खरीद रहे हैं वो उतनी अहमियत नहीं रखता, क्योंकि लॉन्ग टर्म में अगर आप देखेंगे ना, कभी भी आप एक चीज देखिए, कविता, एक कंपनी का चार्ट बनाइए शेयर के भाव का, 10 साल का समझिए या 15 साल का। जब हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की बात करते हैं, फॉर एग्जांपल एचडीएफसी जिसकी आपने बात की, या एचडीएफसी बैंक, 10 साल 15 साल का उसका चार्ट बना के देखिए किस तरह से शेयर का भाव धीमे 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 ऊपर गया। और 10 साल का उसका चार्ट बनाइए प्रॉफिट का, कि पिछले 10 साल में कंपनी का प्रॉफिट किस तरह से धीमे धीमे ऊपर गया। तो दोनों चार्ट आपको एक डायरेक्शन में दिखेंगे। अब उस 10 साल के चार्ट में कई बार बीच बीच में ऐसा दिखेगा, अचानक से प्राइस का चार्ट नीचे गिर गया, कमाई का चार्ट थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो गया। तो शॉर्ट टर्म में ये सब ऊपर नीचे चलेंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म में जितनी कंपनी कमाई करेगी, कमाई बढ़ाती जाएगी, शेयर का भाव उस डायरेक्शन में जाएगा। बिल्कुल। लेकिन अब आते हैं बहुत ही बेसिक बात पे कि हम इस बाजार में एंट्री कैसे ले सकते हैं, इन द सेंस कि हमें क्या क्या फॉर्मेलिटीज करनी चाहिए, और जैसा कि आपने कहा कि आप शेयर खरीद सकते हैं, वो शेयर कैसे खरीद सकते हैं, क्या जरिया होता है, किस फॉर्मेट में मैं खरीद सकती हूँ? देखिए, शेयर खरीदने का सिंपल तरीका यह है कि आपको 3 चीजों की जरूरत है। पहला तो बैंक अकाउंट, जो तो अब लगभग सब लोगों के पास होता ही है, तो बैंक अकाउंट की पहले जरूरत है। दूसरा होता है डीमेट अकाउंट, और तीसरा होता है ट्रेडिंग अकाउंट। हमने वैसे पहले वाले एपिसोड्स में काफी विस्तार में बैंक अकाउंट का भी समझाया है, डीमेट अकाउंट भी समझाया है। फिर भी डीमेट अकाउंट को शॉर्ट में बता दूं, डीमेट अकाउंट सिंपल सेम जैसे बैंक अकाउंट है वैसे डीमेट अकाउंट है। फर्क इतना है, बैंक अकाउंट में आपका पैसा आता जाता है, आप पैसा डिपॉजिट करते हैं, पैसा विड्रॉ करते हैं, ठीक है, चेक लिखते हैं, चेक आता है। उसी तरह से डीमेट अकाउंट में शेयर डिपॉजिट करते हैं, शेयर निकालते हैं, शेयर आता है, शेयर जाता है। राइट। तो जब आप खरीदते हैं शेयर, तो फिर वो आपके डीमेट अकाउंट में आते हैं। जब आप बेचते हैं शेयर, तो आपके डीमेट अकाउंट से ब्रोकर को चले जाते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट क्या है? ट्रेडिंग अकाउंट बेसिकली वो अकाउंट है जो आपको किसी ब्रोकर के साथ खोलना होता है। अब ट्रेडिंग अकाउंट का मतलब ये नहीं कि इसमें ट्रेडिंग ही करनी है, ट्रेडिंग अकाउंट उसका नाम है। इन्वेस्टर को भी ट्रेडिंग अकाउंट ही खुलवाना है। कई बार क्या होता है, इन्वेस्टर कहते हैं कि हमें तो ट्रेडिंग करनी नहीं, हम ट्रेडिंग अकाउंट क्यों खुलवाएं, हम तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं। उसका नाम ट्रेडिंग अकाउंट है, लेकिन जब भी आप शेयर खरीदते या बेचते हैं तो आपको उसके जरिए करना होता है। आप जब ब्रोकर के पास जाएंगे, वहां एक ट्रेडिंग अकाउंट खोलेंगे, ब्रोकर ये कहेगा कि आपकी जो भी डिटेल्स वो मांगेगा, वो डिटेल्स फिर उसको, उस अकाउंट को एक बैंक अकाउंट से और एक डीमेट अकाउंट से लिंक कर लीजिए। वो डीमेट अकाउंट उसी ब्रोकर का भी हो सकता है, किसी दूसरे बैंक का भी हो सकता है। अच्छा। तो तीनों अलग अलग जगह से भी हो सकते हैं और तीनों एक के भी हो सकते हैं। अच्छा। ठीक है ना? तो वो आपने लिंक कर दिए। अब क्या है, जब आपने शेयर खरीदने का मन किया, आपने अपने ब्रोकर को बोला मेरे लिए फलाना शेयर खरीद लीजिए, 100 शेयर। ब्रोकर कहेगा कि इसके लिए आपको देने होंगे 15,000 रुपए फॉर एग्जाम्पल। आप क्या करेंगे, अपने बैंक अकाउंट से 15,000 रुपए ट्रांसफर कर देंगे ब्रोकर को। ब्रोकर के पास पैसा आ गया, ब्रोकर वो शेयर खरीद रहा है, शेयर खरीद के शेयर आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा, वो चले जाएंगे आपके डीमेट अकाउंट में। राइट। सेम
उसी तरह जब आप बेचने जा रहे हैं तो पहले आपको वो जो शेयर बेचने के लिए शेयर आपके पास होना जरूरी है, राइट। अगर आपके पास नहीं है तो आप बेच नहीं सकते हैं। वायदा कारोबार की ट्रेड अलग बात है जो हम आगे डिटेल में विस्तार से समझाएंगे, लेकिन इनिशियली दर्शकों को समझने के लिए ये जरूरी है कि जब आप बेचना चाहते हैं पहले शेयर आप अपने ब्रोकर को दे दें। ब्रोकर वो शेयर आपके बिहाफ पे ट्रांजैक्शन करेगा, ट्रेड करेगा स्टॉक एक्सचेंज पे। उसको बेचने से जो पैसा आएगा वो ब्रोकर आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा। अच्छा, ये होता कैसे है? अब जैसे कि मेरा एक बैंक अकाउंट है, एक ट्रेडिंग अकाउंट है, एक डीमैट अकाउंट है, मुझे फलाना कंपनी के शेयर्स खरीदने हैं, वो शेयर मेरा ब्रोकर मेरे बिहाफ पे खरीदता है और वो शेयर जाते हैं मेरे डीमैट अकाउंट में, और उसके बाद जब भी मुझे उस सौदे में से निकलना हो या रहना हो तो ट्रेडिंग अकाउंट का पर्पस यहाँ पे क्या होगा? पैसे उसमें कब आएंगे? देखिए, पैसे आपके बैंक अकाउंट में आएंगे। ओके। ट्रेडिंग अकाउंट आपके लिए एक प्लेटफॉर्म है जिसमें आपको ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट करना है, खरीदने या बेचने का। अच्छा। यहाँ पर खाली ट्रेड हो रहा है। हाँ। ठीक है, पैसा या शेयर आना जाना वो बैंक अकाउंट या डीमैट अकाउंट में होगा, लेकिन आप अल्टीमेटली आपको शेयर खरीदना या बेचना कहाँ है? एक्सचेंज पर। राइट। और एक्सचेंज पे जब आपको शेयर खरीदना या बेचना है तो उसके लिए आपको जरूरत होती है ट्रेडिंग अकाउंट की, जो आपके ब्रोकर के साथ आपको खोलना होता है। तो ब्रोकर के साथ ट्रेडिंग अकाउंट खोलने से आप एक्सचेंज में शेयर खरीद या बेच सकते हैं। चलिए, लेकिन यहाँ पे और भी कई बारीकियां हैं जो आपको समझनी है अगर शेयर बाजार में आपको पैसे लगाने हैं। अब तक हमने बात की है कि शेयर क्या होते हैं और कैसे आप शेयर खरीद सकते हैं, लेकिन मुनाफे का गुरु मंत्र भी जानेंगे अनिल सिंह जी से इस छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। पहला कदम में हम बात कर रहे हैं आज इक्विटी बाजार की, यानी शेयर बाजार की। आपको बता रहे हैं कि कैसे आप अपने रिस्क एपेटाइट को देखकर इसमें पैसे लगा सकते हैं और मुनाफा कमा सकते हैं। अनिल जी, हमने अब तक जान लिया कि कैसे आप फॉर्मली एंट्री कर सकते हैं शेयर बाजार में, लेकिन कई सारे पहलू हैं शेयर बाजार में निवेश करने के। रिस्क एपेटाइट तो आपको देखनी ही चाहिए, लेकिन साथ ही क्या मुझे किसी लक्ष्य के तहत इस बाजार में आना चाहिए? कई बार लोग हमसे सवाल पूछते हैं कि शेयर बाजार तो केवल सट्टे के लिए होता है, तो यहाँ पर मैं इन्वेस्टमेंट के लिहाज से अपने लक्ष्यों के लिए पैसे कैसे कमा पाऊंगा? देखिए, एक बात सही है कि जो लोग कहते हैं कि शेयर बाजार में सट्टा होता है वो बिल्कुल सही है, गलत नहीं है। होता है, लेकिन जो ये कहते हैं कि शेयर बाजार में सिर्फ सट्टा होता है वो उनसे ज्यादा गलत है। देखिए, स्पेकुलेशन तो मार्केट में हो गई, जहां भी प्राइसेस ऊपर नीचे होते हैं, और ये सिर्फ शेयर बाजार में नहीं होता, हर मार्केट में होता है। करेंसी मार्केट में होता है, कमोडिटी मार्केट में होता है, गोल्ड सिल्वर में होता है, कहां नहीं होता? सट्टा तो हर जगह होता है। जहां भी भाव ऊपर नीचे होंगे वहां सट्टा होगा, लेकिन वो अलग तरह के लोगों के लिए जिनकी माइंड सेट है कि मिनट से मिनट ट्रेड करना, हर रोज ट्रेड करना, हफ्ते दर हफ्ते ट्रेड करना, वो उनके लिए। लेकिन इसका मतलब नहीं कि सिर्फ सट्टा होता है। जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं उनके लिए तो ये इन्वेस्टमेंट वाली बात है। तो आपको क्या करना है ये आपको डिसाइड करना है। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या कविता मालूम है? लोग क्या सोचते हैं, स्टॉक मार्केट क्या है, शेयर बाजार क्या है? ये एक ऐसी जगह है जहां बहुत कम समय में बिना मेहनत के आप पैसे कमा सकते हैं, बहुत ज्यादा पैसा बना सकते हैं। ये डेफिनेशन लोग समझ के उतरते हैं। तो अब फिर आप देखिए, फिर बाकायदा सवाल हमसे ऐसे ही पूछे जाते हैं कि शॉर्टकट पैसा कमाना है, बताइए किसमें पैसे लगा सकते हैं बिना कुछ करे मोटी कमाई हो जाए। हाँ, तो फिर ये सिंपल चीज है ना। मैं आपको कहूँ कि आपको यहाँ से घर जाना है, आप 200 की स्पीड से गाड़ी चला के जाएंगे तो जल्दी पहुंचने के चांस तो है, लेकिन उतने एक्सीडेंट के चांस नहीं है। ठीक है ना। और वही आप कहेंगे कि 60-70 की स्पीड से जाइए तो आप सेफली पहुंचेंगे, थोड़ा वक्त लगेगा। तो अगर आपको बड़ी फास्ट ड्राइविंग, रैश ड्राइविंग का शौक है तो फिर ट्रेडिंग कीजिए। सक्सेसफुल हो भी सकते हैं, ऐसा नहीं कि सारे ट्रेडर्स पैसा नहीं बनाते। कई ट्रेडर्स हैं, मैं जानता हूँ, और हमारे कई और शोज हैं ऐसे जिनमें हमने उन्हें सम्मानित भी किया है। वो ट्रेडर्स पैसा बनाते हैं, लेकिन ट्रेडिंग करना अपने आप में मंझेरे खिलाड़ी भी तो फुल टाइम जॉब है। स्किल, आपके माइंड सेट होनी चाहिए। हर काम हर आदमी नहीं कर सकता। एक अच्छा ट्रेडर कभी अच्छा इन्वेस्टर नहीं बन सकता, एक अच्छा इन्वेस्टर कभी अच्छा ट्रेडर नहीं बन सकता, है ना। जैसे वो कहते हैं कि अच्छा प्लेयर कोच अच्छा बनेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं, और अच्छा कोच हमेशा अच्छा प्लेयर नहीं होता। तो दोनों का कॉम्बिनेशन होना बड़ी बात है। तो ऐसे में सिर्फ ये सोचें कि सट्टा ही सट्टा है, ये गलत है। सट्टा करने वाले लोग अलग हैं, इन्वेस्टर वाले अलग हैं। आप क्या करना चाहते हैं? बिल्कुल, आपको अपना टारगेट और अपना नजरिया डिसाइड करना होगा, तब जाके ही आप एंट्री करें। लेकिन अब समझेंगे हम, एसेट एलोकेशन के लिहाज से भी कई बार सवाल आते हैं कि क्या अगर मैं सिर्फ शेयर बाजार में ही पैसे लगाऊं तो मेरी इन्वेस्टमेंट सही हो जाएगी, मैं पैसे कमा लूंगा, मुझे कहीं और निवेश करने की जरूरत तो नहीं होगी? पूरी तरह से निर्भरता कितनी सही है ना? देखिए, वो लोग जो पूरा का पूरा पैसा शेयर बाजार में लगाते हैं वो एकदम गलत है। और वो लोग जो बिल्कुल भी पैसा शेयर बाजार में नहीं लगाते वो भी गलत है ना। कोई भी चीज 100% वाला मामला नहीं है। जो आपने एसेट एलोकेशन की बात की वो सबसे अहम चीज है, क्योंकि देखिए आपकी लाइफ में गोल्स क्या है?
कुछ गोल्स शॉर्ट टर्म है, कुछ मीडियम टर्म है, कुछ लॉन्ग टर्म है। शॉर्ट टर्म यानी कि कल को अचानक किसी चीज के लिए पैसे की जरूरत पड़ गई तो लिक्विडिटी चाहिए। साल, 2 साल, 3 साल के बाद अगर आपको किसी चीज के लिए पैसे चाहिए तो वो मीडियम टर्म लिक्विडिटी। आपके लाइफस्टाइल गोल्स यूजुअली आपके शॉर्ट टर्म गोल्स होते हैं। तो आप अगर जो लॉन्ग टर्म गोल्स आपके हैं, समझिए अगर मुझे मेरे बच्चों को 10 साल बाद हायर एजुकेशन के लिए कहीं बाहर भेजना है या बड़ा पैसा खर्च करना है, उनकी शादी करनी है, बड़ा घर खरीदना है, गाड़ी खरीदनी, ये कुछ गोल्स हैं, या मुझे अपने रिटायरमेंट के लिए पैसा बचाना है, बिल्कुल ठीक है ना। तो वो लॉन्ग टर्म गोल्स जो है उसे आप इक्विटी के साथ जोड़िए। जो शॉर्ट टर्म, अच्छा कई बार लॉन्ग टर्म गोल्स आपके शॉर्ट टर्म होने लगते हैं। कैसे कि जैसे अब मुझे लगता है 10 साल बाद मुझे मेरे बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसों की जरूरत पड़ गई, तो ये आज लॉन्ग टर्म गोल है, 8 साल के बाद ये गोल शॉर्ट टर्म हो जाएगा जब 1.5-2 साल ही बचेंगे, है ना। तो उस हिसाब से आपको एडजस्ट करना होता है कि कितना पैसा मुझे इक्विटी में रखना है। तो जो लॉन्ग टर्म गोल है उसको सोच समझकर इक्विटी में पैसा लगाइए। 10 साल, 15 साल, 20 साल का जहां व्यू है, क्योंकि अब तक का रिकॉर्ड है कि लॉन्ग टर्म में सबसे ज्यादा रिटर्न्स अगर किसी एसेट क्लास में बने हैं तो वो सिर्फ इक्विटी में। राइट। अच्छा, आपका, हमारा, शायद हिंदुस्तान में कई लोगों का एक्सपीरियंस क्या है कि बड़ा पैसा तो गोल्ड में ही बना है, हाँ। बड़ा पैसा तो प्रॉपर्टी में ही बना है, राइट। जो ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट, ट्रेडिशनली में वो लोग इसलिए ये कहते हैं क्योंकि उन्होंने कभी इक्विटी में लगाया नहीं। इक्विटी में लगाया होता तो उन्हें पता चलता कि इक्विटी में गोल्ड से कहीं ज्यादा बना है। हाँ, गोल्ड में आप महंगाई जितनी है उसके उतना रिटर्न आप कमा लेते हैं, तो आपके पैसे की वैल्यू कम नहीं होती। दूसरा प्रॉपर्टी में ये जरूर है कि हिंदुस्तान में प्रॉपर्टी में काफी पैसा बना है लोगों का, लेकिन अब आगे चलते हुए बनना मुश्किल है, क्योंकि आप देखिए जितने डेवलप मार्केट है, लिक्विडिटी भी तो नहीं रहेगी ना, अगर मुझे कल ही पैसों की जरूरत है और बड़ा पैसा लगाना पड़ता है। बिल्कुल, एग्जैक्टली। अच्छा, दूसरा क्या है कि आप कहीं भी डेवलप मार्केट में देखिए, जैसे जैसे आपकी इकोनॉमी ग्लोबल हो रही है, बाहर के लोगों के लिए खुल रही है, रियल एस्टेट में रिटर्न कम होना ही है। जितने रिटर्न आप 20 साल पहले रियल एस्टेट में देखते थे, 10 साल पहले देखते थे, 5 साल पहले देखते थे, अब नहीं दिखते। तो रियल एस्टेट में धीमे धीमे रिटर्न कम होने, बड़े बड़े देशों में वहां पर रियल एस्टेट में मुश्किल से 3-4% का रिटर्न नहीं आता साल का, मुश्किल से। तो ऐसे में हम ये सोचे कि रियल एस्टेट लेते ही बढ़ जाएंगे, 2 साल में 3 साल में डबल हो जाएंगे, वो जमाने गए। तो अब ऐसे में आपको थोड़ा बहुत पैसा दूसरे एसेट्स में रखना चाहिए, जो गोल्ड हो सकता है, फिक्स इनकम वाले हो सकते हैं, वो रखना चाहिए। थोड़ा बहुत रियल एस्टेट आप ले सकते हैं, बट अल्टीमेटली आप इक्विटी नहीं लेंगे तो गलत है, और सारा का सारा पैसा आप इक्विटी जैसी रिस्की एसेट में डाल देंगे तो वो भी रिस्क है। बिल्कुल। लेकिन साथ ही अगर मैं हिस्टोरिकली समझना चाहूँ आपसे, तो हायर रिटर्न के एस्पेक्ट पे निवेश अगर मैंने किया हुआ है तो किस तरह के रिटर्न्स अब तक मिले हैं निवेशकों को? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है। 35 साल का इतिहास बता दूं आपको। देखिए, सेंसेक्स की शुरुआत कहाँ से हुई थी? 100 से 35 साल पहले, और आज का है 25-26 हजार, यानी कि 250 गुना तो हुआ है। सिंपल। अगर आपने कोई, मतलब आप बड़े एवरेज इन्वेस्टर हैं, कुछ नहीं जानते बाजार के बारे में, बिल्कुल भी समझ नहीं है, तो क्या किया आपने सिर्फ सेंसेक्स वाले फंड में, सेंसेक्स वाली कंपनियों में पैसा लगा दिया। अब जनरली सेंसेक्स और निफ्टी की कंपनी को हम मानते हैं कि अच्छी कंपनियां हैं। अच्छा, सबसे बड़ी खूबसूरत बात क्या है कि समय समय पर सेंसेक्स और निफ्टी की कंपनियां बदलती रहती है ना। जो कमजोर कंपनियां हैं, जिनके फंडामेंटल्स वीक हो रहे हैं, अपने आप मार्केट कैप कम होता है, वो कंपनियां बाहर आ जाती है, कुछ बेहतर कंपनियां अंदर आ जाती है, सेक्टर बदलते रहते हैं। तो आप एकदम ऐसे इन्वेस्टर जिन्हें कोई समझ नहीं, सिर्फ सेंसेक्स और निफ्टी में पैसा लगा के भूल गए, तब भी आपका 35 साल में 250 गुना पैसा हुआ है। कम है क्या? नहीं। तो अगर कंपाउंडेड बेसिस पर देखें तो 16-17% का रिटर्न, 18% का रिटर्न हर साल। अच्छा, सबसे बड़ी बात, खूबसूरत बात क्या है कविता जी, ये रिटर्न टैक्स फ्री है। राइट। 1 साल से ऊपर के इन्वेस्टमेंट पर टैक्स नहीं लगता। प्लस अगर आप ऑन एन एवरेज ये माने कि 2% डिविडेंड आता था, वो भी टैक्स फ्री, तब भी 20% सालाना टैक्स फ्री रिटर्न कंपाउंडेड, ये कहाँ है? राइट। कहीं भी नहीं। मैं ये नहीं कह रहा कि आने वाले 20-25 साल में भी ये रिटर्न बनेगा, लेकिन इतना कह सकता हूं, आज से 20 साल अगर आप गिने, कोई और दूसरी एसेट क्लास इक्विटी जितना रिटर्न देगी, इसकी संभावना नहीं के बराबर है। तो आप कुछ ना करें, सिर्फ सेंसेक्स और निफ्टी में भी पैसा लगाकर भूल जाए, तब भी आप गोल्ड, सिल्वर, तब भी आप शायद फिक्स इनकम, तब भी आप प्रॉपर्टी, इन सब के मुकाबले में ज्यादा पैसा इक्विटी से बनाएंगे आज से 15-20 साल बाद। ओके। लेकिन अब अगर मुझे कंपनी सिलेक्ट करनी हो, तो आपने कहा कि जो क्षेत्र को आप समझते हैं, जो बिजनेस को आप समझते हैं, उसमें आप निवेश करें। ऐसे में किस तरह की रिस्क इन्वॉल्व होती है अलग अलग क्षेत्रों में, अगर मुझे समझना हो?
देखिए ये बात सही है कि जब आपको ज्यादा कमाई करनी हो तो समझ भी ज्यादा रखना जरूरी है और इसमें डिसीजन मेकिंग बहुत अहम हो जाती है। और यही वजह कि हमने पहला कदम में बार बार ये समझाया कि जब आपकी ताकत, समझ, एनर्जी, एफर्ट्स, एक्सपर्टाइज ये सब चीजें नहीं है तो फिर इक्विटी में आप डायरेक्ट पैसा न डालें, म्यूचुअल फंड के जरिए डालें, प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स को दें। तो अगर समझ सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अब फर्क क्या है, प्रोफेशनल फंड मैनेजर में क्या है, अगर आप किसी फंड को पैसा दे रहे हैं तो फंड का काम क्या है, आपके ब्याज पे पैसा लगाना। फंड कोशिश ये करता है जो रिटर्न मार्केट में आ रहे हैं, अगर मार्केट पॉजिटिव रिटर्न दे रहा है, अल्टीमेटली देखिए वो भी तो पैसा शेयर में ही लगा रहे हैं, इसी बाजार में लगाना है, पैसा यहीं से कमाना है। तो ऐसा नहीं कि शेयर बाजार में पैसा लगाने वाले फंड नुकसान नहीं करेंगे। कई बार लोग आपको पूछते होंगे ना कविता जी एक सबसे बढ़िया फंड कौन सा है वो बता दीजिए। अब वो सबसे बढ़िया की तो हाँ, सबसे बढ़िया की सबसे बेस्ट फंड की कोई डेफिनेशन है नहीं, ऐसा कुछ होता नहीं है। तो अब सिंपल तरीका क्या है, आप ये मानकर चले, समझिए बाजार ने 20% का रिटर्न दिया तो आप अपने फंड मैनेजर से उम्मीद कर सकते हैं कि वो 22, 25, 28% के रिटर्न दे। अगर बाजार 20% गिरा है तो आप अपने फंड मैनेजर से ये उम्मीद रखें कि उसका फंड 18%, 16, 15, 14% गिरे। तो जब गिरे तो कम गिरे, बढ़े तो ज्यादा बढ़े, ये आप उम्मीद कर सकते हैं क्योंकि अल्टीमेटली पैसा फंड मैनेजर भी वहीं से बना रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन इसी के साथ साथ और भी कई बारीकियां हैं जो हमें समझनी है। फिलहाल रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद हम शुरू करेंगे सवाल जवाब का सिलसिला। बने रहें। कदम के इस सफर में कई सवाल हमारे पास भेजते हैं हमारे दर्शक और आइए लेते हैं कुछ ऐसे दर्शकों के सवाल। सबसे पहले पंजाब से मनजोत सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर है। नमस्कार मनजोत जी, बताएं कैसे हैं आप? ठीक है मैम। मनजोत जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी। बताइए सर, क्या हालचाल आपके? ठीक है मैम। क्या सवाल है? वही मैम, व्हाट इज फ्यूचर एंड ऑप्शन एंड कॉल एंड पुट। ठीक है, इसमें डिटेल में बताएंगे जरा मुझे। बिल्कुल, आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं मेरे ख्याल से, इसीलिए समझना चाहते हैं। हाँ जी ठीक है। 3 सवाल है यहाँ पर इनके। अनिल जी, फ्यूचर एंड ऑप्शन क्या होता है, कॉल और पुट क्या होता है और इसमें शेयर ट्रेडिंग हम कैसे कर सकते हैं? एक एक करके लेते हैं। कविता, आपको और मनजोत जी को बता दूं कि फ्यूचर और ऑप्शन, कॉल और पुट, वायदा कारोबार, इनमें ट्रेडिंग, इन सब पर नहीं तो भी कम से कम हम 4 से 5 एपिसोड बिल्कुल वो भी हम विस्तार से करेंगे। लेकिन अब 4 से 5 मिनट में मंजू जी को बताना है तो मैं थोड़ा शॉर्ट में बता दूं फ्यूचर एंड ऑप्शन क्या है। सबसे पहले तो ये देखिए, जब आप कोई भी शेयर खरीदते हैं मार्केट में, जितने आपके पास पैसे हैं उतना आप शेयर खरीदते हैं, पैसा देते हैं उतना शेयर आपके पास आ जाता है। लेकिन जब आप फ्यूचर्स में शेयर खरीदते हैं तो आपको पूरे पैसे नहीं देने होते हैं, कुछ ही पैसे देने होते हैं, उसे कहते हैं कि मार्जिन। ठीक है, बाकी पैसे आपको नहीं देने, सिर्फ आपने मार्जिन दिया और कम पैसे में आप ज्यादा शेयर खरीद सकते हैं। ठीक है, अब उस शेयर में जो उतार चढ़ाव होगा वो उस पूरी क्वांटिटी में जितने शेयर आपने खरीदे उस पर होगा। प्रॉफिट लॉस आपका उस पर, प्रॉफिट भी हुआ तो ज्यादा होगा, लॉस भी हुआ तो ज्यादा होगा, लेकिन आपका निवेश का अमाउंट, मार्जिन का अमाउंट कम हो जाएगा। ये तो हो गया फ्यूचर। ऑप्शन, अब ऑप्शन 2 तरीके के होते हैं और ऑप्शन में सिंपल चीज है, आप फ्यूचर नहीं खरीदते। ऑप्शन का मतलब क्या है, जैसे कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन, 2 को ऑप्शन है। तो पहले कॉल ऑप्शन समझा दूं। कॉल ऑप्शन में आपके पास राइट है किसी भी शेयर को या निफ्टी को एक पर्टिकुलर प्राइस पर खरीदने का। समझिए आज निफ्टी चल रही है 7,800 के आसपास। ठीक है, अगर आप ये चाहते हैं कि इस महीने के एंड तक मैं आपसे निफ्टी 8,000 के भाव में कभी भी खरीदूं, तो आपको क्या करना है, 8,000 का एक कॉल ऑप्शन खरीदना है। उसकी प्रीमियम होगी मुश्किल से आज 5 या 7 रुपए। तो 5 या 7 रुपए में आपके पास एक राइट आ गया। अब आप 8,000 के ऊपर निफ्टी कब खरीदेंगे मुझसे? जब निफ्टी 8,100, 8,200 हो जाए, उसके पार चला जाए तो आपको सस्ते में निफ्टी लेनी, और वो आपने राइट मुझसे ले रखा है। तो जो कॉल ऑप्शन है उसमें बायर को ये राइट होता है और सेलर का ऑब्लिगेशन है, जिसने कॉल ऑप्शन बेचा है, कि आपको उस प्राइस में ये देनी होगी। तो बायर के पास कमाने की अनलिमिटेड रिस्क अपॉर्चुनिटी है अगर उसका ट्रेड सही हुआ तो। सेलर के पास कमाई उतनी होती जितने में आपने ये ट्रेड किया प्रीमियम में, रिस्क अनलिमिटेड है। थोड़ा डिटेल में समझना पड़ेगा। ठीक उसी तरह से पुट ऑप्शन है। पुट ऑप्शन में जो पुट ऑप्शन खरीदता है उसको एक राइट है, राइट टू सेल, बेचने का अधिकार। जैसे आज निफ्टी 7,800 है, मैं आपको ये कहूं कि मैं इस महीने के अंत तक कभी भी आपको निफ्टी 7,700 में बेच सकता हूं या 7,600 में बेच सकता हूं, तो मैं 7,600 का एक पुट लूंगा। ठीक है, और वो पुट मिलेगा मुझे आज 5-7 रुपए में। ठीक है, मैं आपको कब बोलूंगा कि आप मुझसे 7,600 में निफ्टी खरीदिए,
जबकि निफ्टी और नीचे चली जाए। तो सेम इसी तरह से पुट और कॉल में एक तरह से राइट मिलता है। तो ये पुट और कॉल का ऑप्शन का ट्रेडिंग का तरीका है। और फ्यूचर्स में जिनको खरीदना है उन्हें आपको एक थोड़ा मार्जिन अमाउंट देना होता है। हाँ, ये जरूर है कि जब आप फ्यूचर्स खरीदकर बेचते हैं तो हर रोज जो भी आपका फ्यूचर्स क्लोजिंग बेसिस पर ऊपर या नीचे बंद हुआ, आपको डे टू डे बेसिस पर डेबिट या क्रेडिट, अगर आपका ट्रेड प्रॉफिट में है तो आपको पैसे मिल जाएंगे हर रोज, आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे। आपका ट्रेड लॉस में है तो आपको तुरंत नेक्स्ट डे वो पैसा देना पड़ेगा। तो लेकिन किस तरह के निवेशक ट्रेडिंग कर सकते हैं, ट्रेडर्स ट्रेडिंग कर सकते हैं इस तरह के बाजार में? ये पूरी तरह से ट्रेडर्स का काम है। ओके। इन्वेस्टर्स करते हैं हेजिंग के लिहाज से, तो वो हेजिंग के लिहाज से वायदा कारोबार में फ्यूचर्स ऑप्शन में ट्रेड करना ज्यादातर फंड्स के लिए ठीक है। या फिर आप बड़े HNI का क्लाइंट हैं या HNI हैं कि आपके करोड़ों का पोर्टफोलियो है। अब किसी का पोर्टफोलियो छोटा मोटा है तो उसे करने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसकी एक और रीजन क्या है कविता, कि ये फ्यूचर्स में जब आप ट्रेड करते हैं ना, उसकी लॉट साइज होती है, इसमें लॉट होता है। जैसे आप कैश मार्केट में शेयर खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, लॉट क्या है? एक शेयर का, राइट, है ना। मिनिमम एक शेयर खरीदिया बेच सकते हैं आप किसी भी कंपनी का। यहाँ पर मिनिमम एक लॉट होता है, हर स्टॉक की लॉट साइज डिफरेंट होती है। लेकिन सेबी ने जो नियम बनाया उसके मुताबिक ऑन एन एवरेज ये लॉट साइज 5 लाख रुपए के आसपास की होती है। अब आप 5 लाख रुपए का एक लॉट साइज बढ़ा है, तो अगर आप हेजिंग करना चाहते हैं तो फिर आपका पोर्टफोलियो काफी बड़ा लंबा चौड़ा होना चाहिए। जिसका पोर्टफोलियो 25,000 लाख 2 लाख रुपए का है, उसके लिए तो ये काम का नहीं है। तो ऐसे में फ्यूचर्स और ऑप्शन सिर्फ बड़े फंड्स के लिए हेजिंग के लिए आज से, छोटे इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए ये नहीं है। और इसलिए बार बार सेबी बोलती है कि फ्यूचर्स ऑप्शंस में ज्यादा रिस्क है, सोच समझ के करें। हाँ, ट्रेडर्स के लिए ये जरूर बहुत बढ़िया है। उसकी 2 रीजन है। पहला तो ये, जब आप फ्यूचर्स ऑप्शन में ट्रेड करते हैं तो आपको लिमिटेड अमाउंट देना है, कम पैसे में ज्यादा पोजीशन ले सकते हैं, मुनाफा भी ज्यादा होता है, नुकसान भी ज्यादा होता है। ट्रेडर्स तो वही चाहते हैं एक्चुअली। तो ट्रेडर्स के लिए एकदम परफेक्ट चीज है। ब्रोकरेज भी कम होती है, खर्चे भी कम होते हैं। कैश मार्केट में आप ट्रेड करेंगे तो खर्चे ज्यादा लगेंगे, ब्रोकरेज ज्यादा लगेगी। तो इन सब चीजों में फ्यूचर्स और ऑप्शन पूरी तरह से ट्रेडर्स के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर अगला सवाल लेते हैं बैतूल से संतोष शर्मा का। ये पूछना चाह रहे हैं कि बाजार में एक शब्द बहुत प्रचलित है और रोल ओवर, इसका क्या मतलब होता है? बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। और हम हमेशा हर महीने के आखिरी हफ्ते में राइट, ये बात करते हैं रोल और कितना हो रहा है, क्या हो रहा है। और वो क्यों करते हैं? जब आप फ्यूचर्स ऑप्शन में ट्रेड करते हैं तो सीरीज होती है, हर महीने की एक सीरीज, मार्च, अप्रैल, मई, एट ए टाइम 3 सीरीज ओपन रहती है। अच्छा, ठीक है ना। करंट मंथ सीरीज जैसे कि अभी है अप्रैल, नेक्स्ट मंथ सीरीज मई, फार मंथ सीरीज जून। तो जो तीसरा महीना है उसको फार मंथ बोलते हैं, नेक्स्ट मंथ को नेक्स्ट मंथ और करंट मंथ। ठीक है ना। तो अब होता है क्या है, अप्रैल की सीरीज है, अप्रैल के आखिरी गुरुवार को, हर महीने के आखिरी गुरुवार को वो सीरीज खत्म हो जाती है। और अगर गुरुवार की छुट्टी है तो एक दिन पहले बुधवार को, ठीक है ना। हर महीने का आखिरी गुरुवार वो सीरीज खत्म होता है। अब समझिए आपने निफ्टी खरीदी हुई है फ्यूचर्स में, ठीक है। अब आपको लगता है कि निफ्टी मैंने खरीद तो ली, आखिरी गुरुवार आ रहा है, मुझे लगता है कि मुझे मेरी पोजीशन होल्ड करनी है। ओके। अगर आप कुछ नहीं करेंगे तो आखिरी गुरुवार के दिन पोजीशन खत्म हो जाएगी, राइट, उस दिन की क्लोजिंग प्राइस से। हाँ। लेकिन आपको लगता है नहीं, अगली सीरीज में भी मुझे इस पोजीशन को आगे लेके जाना है, मुझे और प्रॉफिट हो सकता है या मेरा लॉस है तो कम हो सकता है, आप ऐसी कोई भी धारणा रखते हैं, तो फिर आपको क्या करना है, इस महीने का फ्यूचर खत्म करना है, अगले महीने का खरीदना है। तो इस प्रोसेस को, कि इस महीने की पोजीशन खत्म करना, अगले महीने में सेम पोजीशन बनाना, इसको कहते हैं रोल ओवर। सिंपल। ओके, चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल लेते हैं सहारनपुर से गौरव द्विवेदी का। और ये पूछ रहे हैं कि अक्सर सुनने में आता है कि मार्जिन मनी, ये इसका भी काफी इस्तेमाल होता है शब्द का, इसका मतलब क्या है? देखिए, मार्जिन मनी का इस्तेमाल ज्यादा तो होता है वायदा कारोबार के ट्रेड्स में, है ना। जब आप फ्यूचर्स खरीदते हैं तो मैंने कहा कि समझिए आपने 5 लाख रुपए का निफ्टी का एक लॉट खरीदा, अंदाज से 5 लाख रुपए जिसकी मार्केट वैल्यू। निफ्टी पे अमूमन 7-8% का मार्जिन होता है या 10% का। तो 5 लाख रुपए की वैल्यू पर आपको 10% यानी 50,000 रुपए देने होंगे। उसके बाद जो भी डे टू डे बेसिस पर प्रॉफिट या लॉस आया तो उसकी डेबिट क्रेडिट अलग से हो जाएगी। इसको कहते हैं मार्जिन मनी। मार्जिन मनी वायदा कारोबार के ट्रेड्स में तो देना मस्ट है, जरूरी है। कैश मार्केट के ट्रेड में कहीं कहीं मार्जिन मनी देना होता है। जनरली अगर आपने स्टॉक खरीदना है
और पहले पैसा दे दे तो मार्जिन मनी नहीं भी हो तो चलता है, या आपने जैसे खरीदारी की उसके सामने आप चेक दे दीजिए, या अगर आपने बेचा है सामने सामने आप शेयर दे दीजिए। लेकिन जिन लोगों को ट्रेडिंग लिमिट चाहिए, जिनको ज्यादा ट्रेड करना है, तो ब्रोकर सेफ्टी के लिए आज से कल को समझिए आपने कोई ट्रेड दिया, ट्रेड कर लिया, नुकसान हो गया, तो ब्रोकर कहाँ आपके पीछे भागेगा? तो ब्रोकर कहेगा कि थोड़ा मार्जिन रखिए भाई हमारे पास, ताकि नुकसान हो तो मुझे आपको ढूंढना न पड़े, उसको मार्जिन मनी कहते हैं। चलिए, लेकिन इसी के साथ और भी कई सवाल हैं जो दर्शक पूछना चाहते हैं, लेंगे वो तमाम सवाल लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद। पहला कदम में आगे बढ़ते हैं और हम दे रहे हैं दर्शकों के सवालों के जवाब। अगला सवाल भागलपुर से कुमार राजीव का है, फेसबुक के जरिए सवाल पूछ रहे हैं और जानना चाहते हैं कि शेयर बाजार में सीधे निवेश को लेकर कौन सी बातें ध्यान में रखनी चाहिए, जिस पर हमने अब तक बहुत चर्चा कर ली है। उसमें तो सिंपल एक ही बात है कि मैं अगर राजीव साहब से ये सवाल पूछूं कि अगर आपको गाड़ी चलाना नहीं आती तो आप चलाएंगे क्या? बिल्कुल। तो वही वाली बात है कि अगर आपको शेयर बाजार में पैसा लगाना नहीं आते तो आप लगाएंगे क्या? तो नहीं आता है तो कोई बात नहीं, दो तरीके हैं, या तो पूरा पहला कदम के पहले से लेकर अब तक के सारे एपिसोड देखे, काफी कुछ समझ जाएंगे, सीख जाएंगे, और उसके बाद देखिए जो करते करते जो एक्सपीरियंस आता है, जो अनुभव होता है, वो तो सबके साथ है, आपके साथ भी, मेरे साथ भी है, हम सबके साथ वो एक्सपीरियंस तो होता ही है। तो थोड़ा थोड़ा अपनी गलतियों से तो हम सीखते हैं, लेकिन बेसिक्स जो है वो आप पहला कदम के एपिसोड्स देखकर सीख सकते हैं। और अगर वो नहीं कर सकते हैं और नहीं सीख सकते हैं तो फिर सिंपल है, म्यूचुअल फंड्स में फंड मैनेजर्स के जरिए पैसा लगाए तो वो ज्यादा ठीक है। बाकी जहां तक सीधे निवेश की बात है, बातें एक ही चीज में ध्यान रखनी है कि आपको अपना बेसिक होमवर्क करना है। दिक्कत एक ही है कविता, वो क्या है कि लोग है ना अंदाज से पैसा लगाते हैं, ये शेयर ले लेता हूँ शायद ऊपर जाएगा, या किसी ने बोल दिया है, किसी के कहने ऐसा नहीं कि किसी ने बोल दिया और आपने ले तो ऊपर नहीं जा सकता, जाता भी है कई बार। लेकिन क्या लेते वक्त आपको रिकमेंडेशन आई, बेचते वक्त भी आपको कोई बोलेगा बेच के निकल जाइए, ऊपर चला गया और वापस नीचे आ गया तो अल्टीमेटली आपकी समझ, आपका ज्ञान, आपकी नॉलेज वो सबसे अहम है, और वो आपको सीखना समझना जरूरी। जब आपके पास वो समझ आ गई शेयर बाजार की तो फिर कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं और धनबाद से प्रमोद राजगढ़िया का सवाल लेते हैं। ओपन इंटरेस्ट, वॉल्यूम और कीमतों में तेजी या मंदी के बीच आखिर क्या रिश्ता होता है, ये पूछना चाह रहे हैं। बेहद इंटरेस्टिंग सवाल है। ओपन इंटरेस्ट क्या है, पहले ये समझना समझाना जरूरी है। वायदा कारोबार के ट्रेडर्स के लिए है। वायदा कारोबार में देखिए कविता, दो जने हमेशा ट्रेड करते हैं, चाहे कैश मार्केट का हो चाहे वायदा कारोबार। फर्ज करें एक सेलर है एक बायर है, आप समझिए कोई स्टॉक या निफ्टी बेच रही है, मैं खरीद रहा हूं। अब वैसे हमें पता नहीं होता क्योंकि ये तो ट्रेडिंग स्क्रीन पर होता है, आइडेंटिटी दिखती नहीं है, लेकिन किसी ने बेचा है, किसी ने खरीदा, तब जाके एक ट्रेड हुआ है, ठीक है ना। अब आपने ट्रेड लिया है और मैंने ट्रेड लिया और हमने पोजीशन अपनी एंड ऑफ डे खुली रखी है, तो उसे कहते हैं ओपन इंटरेस्ट, ओके, है ना। अब नेक्स्ट डे अगर समझिए मेरी जो पोजीशन थी खरीदारी की, आपकी बिकवाली की थी, मैंने वो अपनी पोजीशन खत्म कर दी, किसी और ने खरीदारी की है, तो वो ओपन इंटरेस्ट मेरा खत्म हो गया, किसी और का बन गया। तो जैसे जैसे लोग अपनी पोजीशन बनाते हैं, बढ़ाते हैं और अगले दिन के लिए खुली रखते हैं, उसे कहते हैं हम ओपन इंटरेस्ट। तो इससे अंदाजा क्या लगता है, किसी भी स्टॉक में या किसी भी इंडेक्स में कितने लोगों ने पोजीशन इस वक्त बना रखी है, कितने शेयरों की पोजीशन इस वक्त बनी है। तो पहली बात ये ओपन इंटरेस्ट हो गया। अब शेयर के वॉल्यूम और भावों का क्या कॉम्बिनेशन है, जबरदस्त कॉम्बिनेशन है, और यही कॉम्बिनेशन सीखने, समझने और पढ़ने की कोशिश की जाती है टेक्निकल एनालिसिस में, जो हमने पहले सिखाया। और उनके लिए ये जरूरी है, प्रमोद जी के लिए, कि ये जाकर पुराने एपिसोड देखें जिसमें हमने टेक्निकल एनालिसिस सिखाया था। तो टेक्निकल एनालिसिस में ये होता है कि कोई भी शेयर बढ़ रहा है या गिर रहा है, क्या भारी भरकम वॉल्यूम के साथ बढ़ रहा है, तो शेयर की बढ़त में अगर वॉल्यूम का भी योगदान हो तो उसे बहुत मजबूत माना जाता है। अच्छा, कम वॉल्यूम के साथ बढ़ता है तो थोड़ा सा शंका के नजर से आप देखते हैं। ठीक उसी तरह से जब शेयर गिर रहा है, भारी भरकम वॉल्यूम के साथ गिर रहा है, तो बड़ी नेगेटिव बात है, इसका मतलब काफी लोग बेच रहे हैं, है ना। तो ये टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस, इन दोनों को समझकर हमें पैसे लगाने चाहिए, या दोनों में से किसी एक को समझ ले तो हम फायदे में रहेंगे? ज्ञान तो जितना ले उतना कम है, बिल्कुल। सबकी अपनी अपनी तरीका है अपना। देखिए सटीक कौन सा होता है, अगर मैं पूछना चाहूँ? ऐसा कुछ भी नहीं है ओके, कि यही एक 100%। देखिए एक सिंपल चीज है, अगर कोई 100% परफेक्ट चीज होती ना
तो सब लोग वही कर लेते हैं, Absolutely. है ना? कि भाई अभी टेक्निकल एनालिसिस में भी हजारों तरह की स्ट्रेटेजीज होती है, हजारों तरह के चार्ट्स पढ़े जाते हैं। फंडामेंटल एनालिसिस में दो आदमियों का व्यू एक ही स्टॉक पे एक ही वक्त, जैसे आप भेल में देखिए, भेल में मैं आपको बताऊं, इससे ज्यादा मैंने एफआईज की रिपोर्ट्स नहीं देखी। कई एफआईज ऐसी जो कहती है कि 70 रुपए का टारगेट है और कई कहती है 150 का टारगेट है। अब एक ही स्टॉक है, आउटलुक और निफ्टी का स्टॉक, वेल रिसर्च स्टॉक, उसके बावजूद बड़ी दो एक्सट्रीम ओपिनियन आती है। तो फंडामेंटल एनालिसिस में भी अलग अलग ओपिनियन हो सकती है, टेक्निकल एनालिसिस में भी बड़ी अलग अलग ओपिनियन हो सकती है। तो परफेक्ट वाला कुछ नहीं है, आपको क्या सूट करता है। जनरली हम क्या कहते हैं, जब आप निवेश लंबे समय के लिए कर रहे हो तो फंडामेंटल एनालिसिस ज्यादा बढ़िया है। जब आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आपके लिए टेक्निकल एनालिसिस ज्यादा बढ़िया। तो ओपन इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। इससे आपको ये पता चलता है कि कितना इंटरेस्ट लोगों का उस शेयर में है ट्रेडिंग या निवेश के लिहाज से। प्राइस और वॉल्यूम का कोरिलेशन हमने बता दिया। वॉल्यूम और प्राइस दोनों मिलकर जहां पर किसी शेयर में एक्शन आता है तेजी या मंदी की तरफ, वो एक्शन मजबूत माना जाता है। वॉल्यूम के साथ शेयर बढ़ रहा है, अच्छा है। वॉल्यूम के साथ घट रहा है, खराब है, सब खराब है। आगे बढ़ते हैं, होशंगाबाद से अरविंद कुमार का सवाल लेते हैं। ये पूछ रहे हैं कि शेयर बाजार में वॉल्यूम की बात होती है, आम निवेशक के लिए वॉल्यूम कितना अहम है? तो चर्चा को आगे ही बढ़ाते हैं। थोड़ा सा इसमें एक चीज और ऐड करना चाहूंगा। आम निवेशक के लिए वॉल्यूम की अहमियत बहुत ज्यादा नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि जो फंड्स होते हैं उनके लिए वॉल्यूम की अहमियत इसलिए ज्यादा होती है कि वो बड़ी क्वांटिटी में खरीदते बेचते हैं इन्वेस्टर्स के बिहाफ पे। अब एक आम निवेशक कितना खरीद लेगा? 100, 200, 500, 1000 शेयर। अगर लेकिन किसी स्टॉक का अगर वॉल्यूम ज्यादा है तो क्या मुझे वो उसमें निवेश करना चाहिए? क्या मेरा निर्णय उस पर निर्भर हो सकता है? निवेश नहीं, ट्रेडिंग करनी तो वॉल्यूम देख के करें, वो एक अलग बात है। निवेश करने के लिए आपको सबसे पहली बात, निवेश करने के लिए बेसिक चीज ही एक ही है कि क्या कंपनी पैसा बनाएगी, प्रॉफिट करेगी। जो कंपनी प्रॉफिट नहीं करती उसमें आपको पैसा लगाने का कोई रीजन नहीं। तो वॉल्यूम के बेसिस पर बड़े इन्वेस्टर्स के लिए जरूरी, वो क्यों जरूरी है कि समझिए किसी म्यूचुअल फंड ने किसी शेयर के 25 लाख शेयर खरीद लिए किसी कंपनी के। अब जब उनको बेचने और उस शेयर में उस वॉल्यूम होता है उस कंपनी में 5-10 हजार शेयर का दिन का, अब वो बेचना होगा तो बेचेंगे कैसे? तब उन्हें कोई न कोई बायर ढूंढना पड़ेगा। लेकिन एक आम निवेशक के लिए बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता कम वॉल्यूम वाले, और अगर आप 100, 250 शेयर खरीद रहे हैं तो फिर आपके लिए वॉल्यूम से बहुत ज्यादा। हाँ, ये जरूर है कविता कि जितने ज्यादा वॉल्यूम वाले शेयर हो, जितने लिक्विड हो, उतना बेहतर है, इसमें कोई डाउट नहीं। वॉल्यूम अच्छा होना एक पॉजिटिव चीज है, लेकिन कई बार अगर आप छोटे इन्वेस्टर हैं, कम वॉल्यूम वाले शेयर में भी पैसा लगा सकते हैं। लेकिन ये मानकर चलें, जिस शेयर में वॉल्यूम कम है इसका मतलब साफ है कि लोगों का इंटरेस्ट कम है। इंटरेस्ट कम है, एग्जैक्टली। हाँ, है ना? जब सबका इंटरेस्ट नहीं तो आपका क्यों है? बिल्कुल, वो फिर उसका जवाब ले लीजिए जी, उसके बाद पैसा लगाइए। आगे बढ़ते हैं और भिंड से रमन अहिरवार का सवाल लेते हैं। सेंसेक्स और निफ्टी में क्या फर्क है? कभी दोनों जगह शेयर के भाव में फर्क नजर आता है, ऐसा क्यों होता है? बेहद इंटरेस्टिंग सवाल। देखिए, सेंसेक्स की हमने बात की, जब सेंसेक्स शुरू हुआ था 100 पॉइंट से शुरू हुआ था, आज 25,000 है। बेसिकली सेंसेक्स में क्या है, 30 स्टॉक है। उन 30 शेयरों का कॉम्बिनेशन बनाकर उनका मार्केट कैपिटलाइजेशन को जोड़कर हर एक का अपना अपना कंपनी का शेयर होता है, इतना परसेंट मार्केट कैपिटलाइजेशन इसका है। जैसे कि सबसे ज्यादा मार्केट कैपिटलाइजेशन रिलायंस इंडस्ट्रीज का है, ठीक है ना? तो उस तरीके से सेंसेक्स में 30 कंपनियां, निफ्टी में कंपनियां 50 है। वैसे तो निफ्टी 50 कहा जा सकता है, लेकिन अभी अभी निफ्टी में स्टॉक है 51। अच्छा, वो इसलिए कि टाटा मोटर्स और टाटा मोटर्स डीवीआर दोनों को निफ्टी में शामिल कर लिया। तो है तो टाटा मोटर ही, कंपनी तो एक ही है, लेकिन शेयर दो हैं। तो निफ्टी में इस वक्त 51 शेयर है। अदरवाइज निफ्टी 50 कहा जाता है तो वो 50 शेयर है। अब दोनों के भाव में फर्क क्यों है? फर्क दो वजह से। एक तो बेस ईयर की वजह से। सेंसेक्स जब से शुरू हुआ 35 साल पहले, तो सेंसेक्स का बेस ईयर अलग था। अच्छा, निफ्टी ने जब शुरू किया उसका बेस ईयर अलग है। ओके, ठीक है। तो दोनों ने अपने अपने बेस से शुरू किया, उससे बहुत फर्क नहीं पड़ता कि सेंसेक्स और निफ्टी के भाव में फर्क अलग अलग क्यों है। फर्क इस बात से पड़ता है कि सेंसेक्स में अगर आप पैसा लगाने की सोच रहे हैं, सेंसेक्स को ट्रैक करने वाले फंड में पैसा लगाने की सोच रहे हैं, तो आपको ये देखना है कि आप ये 30 शेयरों में पैसा लगा रहे हैं जिससे सेंसेक्स बना है। और जब आप निफ्टी में पैसा लगा रहे हैं, निफ्टी में आप ये देख लें कि ये 51 शेयर हैं जिनमें आप पैसा लगा रहे हैं, तो उस लिहाज से देखना जरूरी है। ओके, आगे बढ़ते हैं और भोपाल से ज्योति कुमारी का सवाल लेते हैं। कौन सा शेयर मिड कैप होगा या स्मॉल कैप, ये हमें कैसे तय करना चाहिए? इसका कोई फॉर्मूला नहीं है। जनरली हम ये कहते हैं कि मार्केट कैप के हिसाब से भी। हाँ, मार्केट कैप एकमात्र फॉर्मूला जिसे कह सकते हैं। उसमें भी क्या होता है कविता कि कई लोग ये कहते हैं कि
5,000 करोड़ से ऊपर का या 10,000 करोड़ से ऊपर का स्टॉक जो है उसे आप लार्ज कैप में गिनिए। राइट। अब कई लोग 5,000 करोड़ के ऊपर के स्टॉक को ही लार्ज कैप में गिन लेते हैं। तो हम जनरली ये कहते हैं कि जो शेयर 1,000 करोड़ या उससे कम की वैल्यू के हैं उन्हें आप स्मॉल कैप मान लीजिए। ओके। 1,000 से 5,000 करोड़ की रेंज के मार्केट कैपिटलाइजेशन वाले शेयर उनको आप मिड कैप मान लीजिए। 5,000 करोड़ से ऊपर के उनको आप लार्ज कैप मान लीजिए। अब उसका कोई फॉर्मूला नहीं है, इसको देखने का एक सिंपल तरीका है। वो सिंपल तरीका है कि बीएसई का मिड कैप इंडेक्स है, एनएसई का मिड कैप इंडेक्स है। तो अगर आपको एक जायजा लेना है किस तरह के स्टॉक्स मिड कैप में, किस तरह के स्टॉक स्मॉल कैप में, बस वो इंडेक्स खोल के देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि सीएनएक्स 100 में, मिड कैप 100 में या बीएसई मिड कैप 100 में ये 100 शेयर है। तो उससे आपको ब्रॉडली आइडिया लग जाएगा कि ये शेयर इस मार्केट कैप की रेंज के शेयर मिड कैप हैं, इससे छोटे स्मॉल कैप। सिंपल। चलिए, तो यहाँ पे वो तमाम सवालों के जवाब हमने दे दिए हैं जो कि जिसके जरिए आप इक्विटी बाजार में निवेश कर सकते हैं। लेकिन अभी यहाँ पर और भी कई सारी चीजें हैं जिन पर हमें करनी है चर्चा। फिलहाल अनिल जी, आज की इस कड़ी में इतना ही, और पहला कदम के इस एपिसोड में मुझे भी दीजिए इजाजत, लेकिन एक बार फिर लौटेंगे एक नए टॉपिक के साथ। बने रहिए CNBC आवाज के साथ। नमस्कार।